हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सिंधु आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस फेसबुक पेज पर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन दी वीमेंस राइट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेशनली जो फ्रेमवर्क हुआ है, मतलब क्या क्या स्टैट्यूट्स हैं, क्या क्या ट्रीटीज हैं, क्या क्या कन्वेंशंस हैं जो वीमेन के राइट के प्रोटेक्शन के लिए आई हैं। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि विमेन का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं तो हमें विमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट जो है नो डाउट बहुत वाइडर स्कोप है और सब कुछ इंक्लूड करता है, विमेंस के राइट्स को भी, चिल्ड्रन के राइट को भी और ओल्ड एज जो सिटीजन्स हैं उनके राइट को भी। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, ओवरऑल बात कर रही हूँ वर्ल्ड वाइड, वो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो वहाँ पर क्या है कि जो मेल जो है, ह्यूमन बीइंग जो है मेल में, वो डोमिनेंट पोजीशन पे रहता है हमेशा। तो वहाँ पर क्या था, विमेन के जो राइट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो स्कोप था वो रह गया था सिर्फ एक डोमेस्टिक वर्क तक। उनका वर्क है था वो डोमेस्टिक था, और जो अदर हैं जो उनके हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ में उनके जो राइट्स हैं या फिर उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनका इंजॉयमेंट है या जो उनका वैसे एरिया है जो सारा का सारा, वो सारा डोमेस्टिक तक ही सीमित था। तो अगर मैं बात करूं कि कब ऐसा हुआ कि विमेन जो है वो डोमेस्टिक लाइफ से बाहर निकल के एक सोशल लाइफ में एग्जिस्टेंस में आई, तो वो आए थे 1886 के टाइम से, जब उन्होंने क्या किया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की डिमांड की थी। उसी के साथ में राइट टू वोट की डिमांड करना। जैसे जैसे कि पहले क्या था कि एक किंग होता था, वो एक जो सिस्टम था वो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, किंग गए, जो एक हायरार्की सिस्टम चल रहा था वो गया। उसके साथ में हमने क्या नई चीज़ अचीव की, हमने अचीव की डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी में सबको राइट मिल रहे थे तो विमेंस ने भी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई कि जब सबको राइट मिल रहे हैं तो हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। इसमें काफ़ी स्ट्रगल के बाद विमेंस को राइट टू वोट मिला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिला, राइट टू मैरिज एंड अदर राइट टू चूज ए पार्टनर, एन नंबर ऑफ राइट्स हैं अभी हमारे पास जो हम इंजॉय कर रहे हैं, बंडल ऑफ राइट्स हैं। मीन्स के ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इक्वली हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में एक यूएन का चार्टर आया उसके साथ में कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पहले थी बात नेशंस की, फिर उसके बाद में 46 में एक कमीशन एस्टेब्लिश हुआ फॉर द वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद में 54 में एक पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर कन्वेंशन आई। उसी के साथ में जो 48 की ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुई, जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन थी उसमें क्या हुआ, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि वहाँ पर मेल और फीमेल मेंशन किया गया था। लेकिन अगर उसको हम अब आज के एरिया में, आज के टाइम पीरियड में अगर हम उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड, ठीक है। अभी हमने रिकॉग्नाइज किया है, हर कंट्रीज में रिकॉग्नाइज हुआ है, स्पेशली इसके ऊपर ट्रीटीज हुई इतनी सारी। तो हम बात कर रहे हैं अभी आगे चल करके, वहाँ पर स्पेशली मेंशन हुआ, फिर विमेन के राइट्स को प्रोटेक्शन की बात हुई, फिर उसके बाद एन नंबर ऑफ राइट्स आए, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया मेंशन स्पेशली कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कंसेप्ट अपनाओ, कि फीमेल जो वर्कर है वो इतना ही काम कर रही है उनके लिए। फिर उनके लिए स्पेशली जो प्रोटेक्शन दिए गए कि उनके लिए वर्केबल कंडीशंस होंगी, जैसे अभी हम बात डिमांड करते हैं, ठीक है। उसके साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी के बाद में फिर एक जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर द विमेन, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, तो उसमें इंक्लूड होते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल जो कन्वेंशन हुई थी वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, उसके साथ में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, और उसके साथ एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल, ये सब मिलकर के बनाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर दी विमेन, तो विमेन के कंटेक्स्ट में आएगा एक ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन, सॉरी, ये जो ट्रीटी है ये द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। इस ट्रीटी को डिस्कस करने से पहले, इसकी एग्जिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो डिफरेंस क्या है एक डिस्क्रिमिनेशन वर्ड में और उसी के साथ में वोयलेशन वर्ड में। काफ़ी टाइम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को सेम समझते हैं उसके साथ वोयलेशन को, लेकिन वोयलेशन जो है वो डिफरेंट थिंग है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिफरेंट थिंग है। डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर रखा है इसी के आर्टिकल 1 में,
क्या बता रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन सेल मीन, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका मतलब होगा एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रेस्ट्रिक्शंस। ध्यान दीजिए यहाँ कोई भी वॉयलेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है अभी तक। विच आर इंक्लूडेड, विच आर एक हडल है, जो एक बर्डन है, एक जो बीच में रुकावट है किसके लिए, उनके राइट को एंजॉय करने के लिए। और किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे हो सकते हैं उनके जेंडर के बेस पे कि मेल फीमेल के रिगार्डिंग में, या फिर वो उनके बाय द प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे ह्यूमन राइट्स डिस्क्रिमिनेट होते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रेजिडेंस क्या, उसको उसके साथ में, इसके साथ में जो वन थिंग और इंक्लूडेड है वो है उसका मैरिटल स्टेटस उसके बिहाफ पे, कि मैरिड है या अनमैरिड है। क्या था पहले जो डॉटर के राइट्स थे प्रॉपर्टी के लिए जो विमेन के राइट्स थे वो उसकी मैरिटल स्टेटस के ऊपर बेस्ड होती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अब जो ये ट्रीटी है इसने कहा है कि ऐसा कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। आप ऐसा कोई भी डिफ्रेंशिएट करते हो आप उसके मैरिटल स्टेटस को लेकर के, वो क्या होगा, वो सारा का सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, अलाउड नहीं है इसके सारी के सारी मेंबर कंट्रीज को, जिसमें जो इसकी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको ट्रीटी को साइन कर रखा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको कि वॉयलेशन में और डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर आपका कोई भी राइट है वो एनफोर्स नहीं हो रहा है तो वो होता है वॉयलेशन। लेकिन आपको वो राइट मिला ही नहीं है, यानी कि आप उस राइट के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं हो, तो वो क्या होगा, वो होता है फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल, अगर राइट टू वोट फीमेल को मिला ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, राइट टू वोट जो है वो फीमेल को मिला ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, कि वो फीमेल है इसलिए उसको आप राइट टू वोट नहीं दे रहे हो। लेकिन राइट टू वोट मिला हुआ है, लेकिन अभी भी क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक रूरल एरिया की बात करूं मैं अभी, हाँ, जैसे कि मैं रह रही हूँ रूरल एरिया में गांव में, तो वहां पर क्या होता है, लड़की के लिए होता है कि वोट डालने अभी नहीं जाना, शादी के बाद जाना। जो ये हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, ये वॉयलेशन हो रहा है उसके राइट का। जब उसको वोट मिला ही नहीं है फिर उसके बाद उसको डालने नहीं दिया जा रहा, वो वॉयलेशन है। फिर वो क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली डिनाई नहीं कर रहे हैं कि विमेन है तो नहीं जाना, मैरिड है या नहीं है, फिर वो हो गया फिर से डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये है दोनों में डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो था एक इंटरनेशनल बिल था जो ये एक विमेन के लिए, तो इसमें क्या क्या ऐसी नई चीजें आई जो कि सब कुछ, मतलब जो एक वहां पर ह्यूमन राइट में 3 जो ट्रीटी हैं, प्रोटोकॉल हैं, वो सब मिलकर के बना रहे इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल है ट्रीटी जो कि अकेले में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बना रही है। वो कैसे, इसमें क्या है, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, अगर किसी विमेन का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो सिंगल, अब बाद में क्या होता है, ट्रीटीज के साथ में प्रोटोकॉल्स ऐड होते जाते हैं। जैसे अभी अमेंडमेंट होती है तो वो उसी के लिए होते हैं, उसी टाइप में। तो उनके साथ में क्या था कि अब इंडिविजुअल, अगर एक लेडी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो स्टेट अगर रिप्रेजेंटेटिव ना बने तो वो खुद जाकर के अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं कन्वेंशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कुछ डाटा है वो शेयर करेंगे हम। ज़्यादा टॉपिक वास्ट ना करते हुए हम इसको जल्द से जल्द कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो ये ट्रीटी हुई थी, ये 1979 में हुई थी। ये ट्रीटी 1979 के बाद 3 सितंबर 1981 को एनफोर्समेंट में आ गई थी। तो यही है हमारी जो कन्वेंशंस है, यही कन्वेंशन इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर दी विमेन है। स्पेशली विमेन की बात करें, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो अगर हम बात करते हैं विमेन के इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो ये ट्रीटी है। अदरवाइज अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो सारे के सारे हमारे इंक्लूड होंगे ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, और उसी के साथ में ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1। मैंने बता दिया आपको कि इसका जो इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो 30 है। ये रिजोल्यूशन था 1325वां, मतलब इसी के रिजोल्यूशन के बाद में क्या हुआ था, हर कंट्री को अपने जो स्टेट है, जो इसकी मेंबर है, जिसने साइन कर रखा है, उसको क्या करना था, अपने वहां पर एक ह्यूमन राइट कमीशन, एक ह्यूमन राइट कमेटी बैठानी थी। तो ये कमेटी जो हुई थी, इसी के बाद हमारे यहाँ पर एक नेशनल कमीशन फॉर दी वुमेन बनाया गया था, 1992 में हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी को। उसमें होता है एक चेयरमैन, 5 मेंबर, एक सेक्रेटरी, और जो एक पर्सन है वो SC ST से होना चाहिए, रिजर्वेशन है। इसी के साथ में जो ऑप्शनल अदर प्रोटोकॉल हुए थे, कुछ कन्वेंशन हुई थी जो कि विमेन का जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, उसमें ऑप्शनल काम कर रही है, मतलब ये सारे के सारे मिलकर के उसको और स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं।
कन्वेंशंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन 1960। कभी सोचा है कि सब हमेशा क्या करना होता है हमें जब हम जीके क्वेश्चन तैयार करते हैं या कुछ और पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट वुमेन। कभी पढ़ा है कि फर्स्ट मैन बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है या जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको पता होगा फर्स्ट मैन ये था। लेकिन फर्स्ट वुमेन मोस्ट ऑफ द केसेस सबको याद होता है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से वो राइट मिले ही नहीं है। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टार्ट की थी कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। विमेन थी जो फीमेल थी उनको जो 4th क्लास का जो लेबर वर्क है सिर्फ वही दिया जाता था, उसके अलावा कोई वर्क नहीं दिया जाता था। तो ये उसके बाद में हुआ था कि आप जो अभी अबोव की पोस्ट हैं जो भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, उनमें भी आप उनको पार्टिसिपेशन दो। ये सारी की सारी कन्वेंशंस जो हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक फर्स्ट जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन दी वीमेन, ये हुई थी 1975 में। इसके बाद जो 4th कॉन्फ्रेंस हुई थी, यही जो सीरीज चल रही है उसी में 1995 में, उसमें 17,000 वीमेन पार्टिसिपेशन थी और 189 कंट्रीज जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ में मैं 1-2 पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगी जो कि अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कुछ ऐसे हैं जिसको अभी रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। तो मैरिटल रेप के कंसेप्ट में क्या है कि एक वुमेन है वो मैरिड है, अगर उसके हस्बैंड के साथ मतलब नॉन कंसेंसुअल उसके रिलेशनशिप है तो उसको रेप में क्लासीफाई नहीं किया जा रहा। जबकि हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एक यहाँ पर कन्वेंशन हुई है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, तो वहाँ पर क्या है, अगर आप मैरिड या अनमैरिड के बेस पर भी आप दोनों में एक क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन है। अभी ये है, इसके रीजंस भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं कि अगर हम इसको रिकॉग्नाइज कर देते तो इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन पोलैंड में मैरिटल रेप को 1932 में ही रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, हम बात कर रहे हैं 3rd जनरेशन ह्यूमन राइट्स की। तो 3rd जनरेशन ह्यूमन राइट में हम कम्युनिटी को छोड़ करके हम इंडिविजुअल के राइट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो कम्युनिटी छोड़ करके एक कम्युनिटी के राइट्स है, मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए हम एक इंडिविजुअल के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनके रिकॉग्निजेशन की बात हो रही है। फिर उसके बाद एक जो कंसेप्ट आया था बीच में जो ट्रेंडिंग में था, काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा होगा आप सबने, कि जो रेपिस्ट है उसी के साथ लड़की की शादी, ये उसके जो विमेन के जो राइट है उनका इन्फ्रिंजमेंट है, उसका राइट टू डिग्निटी जो है वो इसके साथ लूज हो रहा है। एक बंदा जिसने उसके राइट्स को इन्फ्रिंजमेंट किया है, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, उसके जो डिग्निटी है उसको हर्ट किया है, उसी के साथ में उसकी मैरिज। ये क्या सिंबल क्या शो कर रहा है कि एक वजाइना, एक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वही आपकी पूरी पूरी लाइफ को डिसाइड कर देगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं विमेन के राइट की, तो विमेन के राइट है वो शुड बी ट्रीटेड एज एन ह्यूमन राइट्स। इसी को अगर हम साथ में ऐड करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 जो 2015 में रिकॉग्नाइज किए गए थे, अचीव करने के लिए एक टारगेट सेट किया गया था कि हम ये गोल अचीव कर लेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अपने आप अचीव हो जाएगी। तो उसी में था एक जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट। अगर अभी तक हम इतने सारे जो राइट्स रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इतनी सारी कन्वेंशंस कर चुके हैं, ट्रीटी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें ज़रूरत है जेंडर इक्वलिटी की। अभी तक सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी, ये डाटा फिक्स नहीं है, 40% वीमेन ही हैं जिनको राइट मिले हैं, अपने राइट एंजॉय हुए हैं जिनके, लेकिन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वहाँ पर वीमेंस के कोई राइट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। इसके साथ में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो अभी तक हमें इतने राइट मिले हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस और अदर हैं जो, ये सब भी शो क्यों हुआ है? जैसे कि अभी पीछे मी टू कैंपेन चला था, तो उसमें क्या है कि हर वुमेन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, और ऐसा बिल्कुल रियली में हुआ है कि हर वुमेन ने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार इस चीज़ को फेस किया है। वो डायरेक्टली रेप नहीं हो सकता, लेकिन सेक्सुअली अब्यूज़ वो होता है। इसी के साथ में अभी शायद लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी लेंदी चल गया है, तो हम अगली बार डिस्कस करते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच।